गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर डी इंग्लिश प्लस पे। बी आर डी इंग्लिश प्लस पे प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और लास्ट जो वीडियो अपडेट अपलोड हुई थी दैट वाज बी एस टी सी आंसर की ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चंस। ठीक है, तो एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 7 में मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा था और दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द डे और ये एक टाइप का पैसिव था। तो फटाफट से अपन वो स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि आपको एक पैसिव बनाना है, इट इज़ टाइम टू फीड द पेट एनिमल्स। तो दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आपका सेंटेंस इट इज़ से स्टार्ट हो, राइट, इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, तो आपको इट इज़ टाइम 2+V1 दे रखा आएगा। उस 2+V1 को 2B+ थर्ड फॉर्म करना है, राइट। इस 2+V1 को क्या करना है आपको, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, राइट। कब, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ख़त्म हो जाए। सपोज ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, इट इज़ टाइम टू फीड, राइट, यहाँ पे ख़त्म हो रहा था तो अपन कहते हैं इट इज़ टाइम टू बी फेड। लेकिन जब भी हमारे पास में 2+V1 के बाद में ये ऑब्जेक्ट दे रखा आएगा जिसको मैं सर्कल से मार्क कर रहा हूँ, तो आपको 2B+ थर्ड फॉर्म से पहले फॉर द पेट एनिमल्स करना है, फॉर दैट ऑब्जेक्ट करना है। देखिए ये तो आपने ऐसे किया, इट इज़ टाइम 4+ ऑब्जेक्ट कर दिया फॉर द पेट एनिमल्स और 2B क्या कर दिया, फेड कर दिया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इट इज़ टाइम टू रीड बुक्स। इट इज़ टाइम टू रीड। अगर इट इज़ टाइम टू रीड होता तो हम लोग बोलते इट इज़ टाइम टू बी रेड, लेकिन है इट इज़ टाइम टू रीड बुक्स तो हम लोग बोलते इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी रेड, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ में हम एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। दे प्रिवेंटेड अस, राइट, उन्होंने हमें रोका या प्रिवेंट किया किससे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रिवेंटेड के साथ में जो प्रपोजिशन आएगा दैट विल फ्रॉम, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ में जो वर्ब की फॉर्म आएगी दैट विल बी आईएनजी फॉर्म, राइट। तो दे प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग। और दोस्तों आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि एंटर के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आता तो बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी डी ऑप्शन, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रिवेंट और प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम आता है और फ्रॉम के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट रियरली वर्क हार्ड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को आप में से इनको तो पता चल गया होगा, कुछ लोगों को दैट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, राइट। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया जाता। हमारे पास में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है। द फ्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसी भी टाइप से ये डेफिनेट नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फ्यू नेगेटिव सेंस देता है और फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, तो क्या यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट सही में हार्ड वर्क करते हैं। जब ऐसा बोला जाता है कुछ ही वर्क सही में हार्ड वर्क करते हैं, तो वो जो कुछ ही है दैट इज़ नॉट नेगेटिव। सेंटेंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपन को नेगेटिव सेंस दे रही है, इसलिए हम लोग जो है फ्यू का यूज़ नहीं करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो लिटिल है जो कि अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ किया जाता है और फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के नाम साथ में यूज़ किया जाता है। ये अगर सेंटेंस में कहीं पे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं तो ही यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में किसी टाइप का कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, वी विल डेफिनेटली यूज़ पॉजिटिव और फ्यू और अ लिटिल, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वी विल यूज़ अ फ्यू स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है फ्रिक्वेंटली और आपके लिए इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, एन इरेसिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील समथिंग, चीज़ को चुराने की प्रबल इच्छा। दोस्तों इसको बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक बीमारी है, चुराने की आदत जो होती है दैट इज़, राइट। एक्रोफोबिया बोला जाता है ऊंचाई से जिसको डर लगता है दैट इज़ एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जल से जिसको या पानी से डर लगता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिया। एंड क्लास्ट्रोफोबिया, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और ये वन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है।
किन लोगों को छोटी जगहों पे या संकरी जगहों पे डर लगता है, दैट इज़ फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। जैसे किसी को लिफ्ट में डर लगता है, दैट इज़ क्लैस्ट्रोफोबिया, राइट। तो क्लेप्टोमेनिया विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज़ वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। दोस्तों ऐसे लोग जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, दैट इज़ नरभक्षी जिनको बोला जाता है। फ्लैश बोला जाता है मीट को, राइट। तो ह्यूमन फ्लैश खाने वालों को बोला जाता है कैनिबल्स, राइट। फैटलिस्ट क्या होता है? फैटलिस्ट वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो फेट में या भविष्य में विश्वास करता है, राइट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को। और टी टोटलर, दोस्तों ये टी टोटलर मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्क किया था कि टी टोटलर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो गलत लिखा गई। वो टी टोटलर कैसे लिखा हुआ था? दैट वाज TEAT। तो मेक श्योर आप इसको करेक्ट कर ले, ठीक है, इसीलिए इसको ऑप्शन में रखा गया है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने की तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो वर्ब आई है ऊपर वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ स्टील। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, STEAL, स्टील, राइट। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टोलन, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज़ करना है आपको। एक गिवन वर्ड सेंटेंस है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। दोस्तों बहुत ईजी सा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि टेंस कौन सा है। दे हैव बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, वी विल यूज़ बीन। तो अ न्यू हाउस हैज़ बीन, अ न्यू हाउस हैज़ बीन हमारे पास में एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु टॉट यू इंग्लिश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास में पैसिव जो होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, इंट्रोगेटिव, तो जो भी WH वर्ड है वो सेम रहता है, लेकिन हु जब भी आएगा वी कैन चेंज इट इन बाय होम, राइट। तो बाय होम और हु से भी बना सकते हो, लेकिन हु से बनाने के लिए आपको लास्ट में क्या होना चाहिए था? बाय होना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग काट देंगे, तो बाय होम। और टेंस देखते हैं जो कि पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल चेंज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज वर में। बाय होम वर यू, राइट, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, राइट। तो ये बी जो होगा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बाय होम वर इंग्लिश, अगर ये सही कब होता? यहाँ वर की जगह क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था, राइट। और यहाँ क्यों गलत है डी ऑप्शन? क्योंकि यू के अकॉर्डिंग वर आना चाहिए। सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग वॉज आना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बिना टाइम वेस्ट करिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड दोस्तों आपको बताना है, और इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फुलफिल की स्पेलिंग पूछी गई है, और फुलफिल की स्पेलिंग जो हो जाएगी दैट विल बी FULFIL, ठीक है। तो दोस्तों बी नहीं है ये, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। मैंने जो लिखा है दैट इज ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट आर एरर्स। तो एरर्स में अपन देखते हैं द पाइल्स ऑफ बुक्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो आप बोलोगे जैसे द प्राइड ऑफ लॉयंस, तो लॉयंस आर नॉट रोमिंग, द प्राइड इज रोमिंग, राइट। तो बुक्स आर नॉट मिसिंग, राइट। दोस्तों हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, डेफिनेटली अपन बोलते हैं बुक्स आर मिसिंग, लेकिन बुक्स का ढेर मिसिंग है, तो वी विल यूज द पाइल ऑफ बुक्स इज मिसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ, प्लीज़ टेल टू हिम टू डू दिस वर्क। दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे सैड के बाद में टू आता है, लेकिन टेल के बाद में टू कभी नहीं आता, टोल्ड के बाद में टू कभी नहीं आता, टोल्ड हिम यही आता है, टेल हिम। तो अपन इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ टेल हिम, अपन को टू रिमूव करना है, प्लीज़ टेल हिम टू डू दिस वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 10th, दिस मशीन इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन दिस वर्कशॉप। बोल रहा है ये जो मशीन है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कार्य प्रबल है, कार्य करने में सक्षम है। किससे? तो जब भी हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री आती है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं? THAN का, राइट। तो दिस मशीन इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी अदर। और दोस्तों एक एरर और है कि मैंने आपको बताया था, देयर आर सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन जिनके साथ में एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लाइक फर्नीचर्स है,
ठीक है, फर्नीचर्स नहीं बनाया जा सकता, फर्नीचर है, सीनरीज नहीं बनाया जा सकता है, सेम एविडेंसेस नहीं हो सकता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता है, सेम इक्विपमेंट्स भी नहीं होगा। तो दिस मशीन इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन दिस वर्कशॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नन ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। दोस्तों एरर मार्क कीजिए जल्दी से। मैंने आपको एक कल ही कॉन्सेप्ट बताया था कि नीदर का जो यूज़ किया जाता है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट, नीदर दो के लिए यूज़ किया जाता है, तो इन्होंने पहले से नन दे दिया है, तो इसका मतलब है कैंडिडेट्स जो है वो दो से ज़्यादा है। तो नन ऑफ द कैंडिडेट्स, और नीदर ऑफ के बाद में और नन ऑफ के बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आती है। लेकिन आपको नन के साथ में याद रखना है कि नन के बाद में, नन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या रहती है, सही रहती है, राइट। तो आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते कि सर इसको नीदर ऑफ यूज़ कर लेते हैं। हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है। नन ऑफ द कैंडिडेट्स, आर भी सही है और इस भी सही है, तो सेंटेंस है नो एरर। लेकिन अगर इसमें दे रखा होता कि नन ऑफ द टू कैंडिडेट्स, स्पेसिफिकली दे रखा होता कि टू, तो टू के लिए हम नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स करते और उस कंडीशन में इज सही होता। लेकिन नन ऑफ द कैंडिडेट्स, इज और आर बोथ आर करेक्ट, सो वी हैव नो एरर इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशंस। दोस्तों प्रिपोजिशन करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है आपके लिए। तो एवरीवन वाज हैप्पी। दोस्तों देखना, एवरीवन वाज हैप्पी तो कब खुश था? एवरीवन वाज हैप्पी, फिल इन द ब्लैंक्स, द एंड। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, एवरीवन वाज हैप्पी इन द एंड, राइट। एट द एंड ऑफ समथिंग होता है, एट द एंड ऑफ द डे, राइट। अगर बोल दूँ तो आपको एट का यूज़ करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द फंक्शन, तो एट होगा। और सिर्फ एंड आएगा या बिगिनिंग आएगा या स्टार्टिंग आएगा, वी विल यूज़ इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, इन द एंड, राइट। लेकिन हम बोलेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पिक्चर, एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी विल यूज़ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ माई फादर डील्स। अब देखो दोस्तों, डील्स है, डील है, डील, डेल्ट, डेल्ट। डील के साथ में दो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, डील इन और डील विद। डील विद पर्सन और डील इन कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ कहने का मतलब वस्तुओं के साथ में, डील इन एक फ्रेज हो जाती है जिसका मतलब होता है व्यापार करना। माई फादर डील्स इन कार कहने का मतलब है मेरे पिताजी कारों का व्यापार करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी। दोस्तों ही सेड टू, और यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ड से बिगिन हो रहा है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी। देखो हैज़ आस्क्ड नहीं होगा, ये जिस टेंस में होता है उसी टेंस में करना है अपन को। ये अगर प्रेजेंट में होता है से, तो हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ये अगर पास्ट में है तो वी विल डेफिनेटली यूज़ आस्क्ड, ठीक है। तो या तो यूज़ किया जाएगा ये या ये, ठीक है। बी, सी और डी में से हमारा आंसर होगा। और सी मार्क हम हटा देते हैं, सिंस आस्क्ड है तो ये दोनों कंजक्शन नहीं आते, दैट भी आ जाए, वॉट भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बी और डी हमारे पास में बचते हैं कि हमने आस्क मी के बाद में वॉट यूज़ किया, और वॉट के बाद में वॉट आई डिड वॉन्ट, ऐसा गलत हो जाएगा। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अपन पास्ट सिंपल में नहीं देखते हैं। हम लोग वॉट के बाद में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और इस बार मैंने आपको रिमूव टू से दिया है कि ही इज़ प्राउड। सॉरी दोस्तों, मैं लिखना भूल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। ही इज़ टू प्राउड टू लिसन, और दोस्तों आपको ध्यान रखना लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू द अदर्स। तो ऐसे सेंटेंस को अपन ऐसे करते हैं, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन टू अदर्स। लेकिन दोस्तों जिन्होंने ए मार्क किया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि वह इतना घमंडी है कि दूसरों को नहीं सुनता है, दूसरों को सुनने के लिए वह बहुत घमंडी है। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, वह इतना घमंडी है कि दूसरों को नहीं सुनता है या नहीं सुनेगा, राइट। तो नहीं सुनेगा, ये तो कैन क्या बोलेगा, नहीं सुन सकता है। कैन शोज
लेक ऑफ एबिलिटी, इसके लिए अपन को ए मार्क नहीं करना है, राइट। तो ही इज़ सो प्राउड दैट ही कुड नॉट, ये ऐसा नहीं होगा कि ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में है। ही इज़ वेरी प्राउड ऐसा भी नहीं होता। रिमूव टू जब भी करते हैं वी विल यूज़ सो दैट, और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ टू प्लस एडजेक्टिव पे ख़त्म हो रहा है, वी विल यूज़ कंपेरेटिव डिग्री, देन इट इज़ प्रॉपर और इट शुड बी। So D answer will be our correct answer. He is so proud that he won't listen to others. अब दोस्तों want को ही क्या बोला जाता है, he will not। और मैंने अभी आपको बताया कि वह इतना घमंडी है कि दूसरों की बात नहीं सुनेगा या नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, that he does not listen to others। और इसकी जगह अपन बोल सकते हैं he will not listen to other, और will not को ही दोस्तों want बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस टाइप के 2-3 सेंटेंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स में, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। अब सिनोनिम जो चूज़ करना है दैट इज़ वर्ड हॉलो। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। हॉलो का कोई भी मतलब आपको बता सकता है। हॉलो का मतलब होता है खोखला, राइट। लेकिन आप यहाँ क्या कर सकते हैं, हॉलो का सिनोनिम देखना है। देखो अपन ये भी बोल सकते हैं किसी ने मुझे कोई एडवाइस दी और इट सीम्स हॉलो, और उसकी जो एडवाइस है वो मुझे बहुत खोखली लगी, तो खोखली कहने का मतलब क्या हुआ, वर्थलेस, राइट। तो आपको ऐसे भी सोचना है, राइट। तो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। हॉलो का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी वर्थलेस। एम्फेटिक का मतलब जिस पे बल दिया जाए, सिंसियर का मतलब आपको पता ही है, और जेन्युइन की आपकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल होता है, और इसकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है, दैट इज़ GENUINE, राइट। एक नेक्स्ट हमारे पास में एंटोनिम है। एंटोनिम किस वर्ड का है, एंटोनिम इज़ फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर। अब कमज़ोर का उल्टा क्या हो जाएगा, ताकतवर, ठीक है। ताकतवर, ताकतवर कहने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांग बोल सकते हैं। बाकी सभी इजी ऑप्शन से आपको पता होगा, वीक कमज़ोर है, दैट इज़ इसका सिनोनिम है। बिग नहीं हो सकता है एंड ओल्ड नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो एन एंटोनिम। ओके, एंटोनिम 2 बार आ गया दोस्तों। फ्रेल मैंने आपको करवा ही दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको फ्रेल के लिए मैं बता देता हूँ। फ्रेल का मतलब कमज़ोर होता है, और उसका एंटोनिम हो जाएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड है दैट इज़ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का भी एंटोनिम चाहिए। इंडिजीनियस का मतलब होता है दोस्तों स्वदेशी, या अपन बोल सकते हैं लोकल, कंट्री मेड, राइट। तो इंडिजीनियस का ये मतलब है, तो विदेशी के लिए अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जेन्युइन मैंने अभी आपको बताया था, जेन्युइन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, और जेन्युइन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, राइट। इंडिजेंट, इंडिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट, इस इंडिजेंट का मतलब होता है दरिद्र बोल दो, गरीब बोल दो, वी कैन से पुअर और नीडी, राइट। वी कैन से पुअर और नीडी इंडिजेंट के लिए। और डी ऑप्शन जो है दैट इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गुस्से में है या संतुष्ट नहीं है किसी चीज़ से, वी कैन से एंगर और अग्रेसिव, राइट। और एग्रीव्ड बोल सकते हैं हम लोग। तो गुस्से में जो व्यक्ति होता है उसको इंडिग्नेंट बोलते हैं। 3 वर्ड्स एक जैसे आ गए हैं। इंडिजीनियस मतलब लोकल हो गया हमारे पास में, दैट इज़ आवर क्वेश्चन, ठीक है। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा दैट विल बी फॉरेन। इंडिजेंट का मतलब पुअर और नीडी हो गया, और इंडिग्नेंट का मतलब एंगर और अग्रेसिव हो गया, राइट। बढ़ते हैं हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ ईडियम। दोस्तों ईडियम्स बहुत ईजी है, आपको बस समझने का प्रयास करना है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का कहने का मतलब क्या होता है, कानों के पीछे से गीला होना। और दोस्तों ये कब होता है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, खुद नहाते हैं और वो कानों के पीछे साबुन छोड़ देते हैं। व्हाट इट मीन्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस। आई होप आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, राइट। और नेक्स्ट जो हमारे पास में है दैट इज़ नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी ईडियम है दैट इज़ ईडियम टू बी अंडर द वेदर। दोस्तों इसको आपको अच्छे से सोच के बताना है। टू बी अंडर द वेदर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल, ठीक है, कि अच्छा महसूस नहीं करना या थोड़ा बीमार होना, दैट इज़ टू बी अंडर द वेदर। और इसके एक सिमिलर सी ईडियम है दैट इज़ टू बी अंडर द क्लाउड। टू बी अंडर द क्लाउड इसका मतलब होता है दोस्तों संदिग्ध होना, राइट। तो बस इतना सा फ़र्क है, टू बी अंडर द वेदर और टू बी अंडर द क्लाउड। तो वेदर जब भी आएगा वी कैन से टू नॉट फील वेरी वेल, और टू बी अंडर द क्लाउड कहने का मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टू बी सस्पिशियस, राइट। इसीलिए इसको पहले दिया गया था।
तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन में इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। आर क्वेश्चन इज द टीचर सैड, और टीचर ने क्या कहा, टीचर ने इतना सा कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहूँ तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और मैंने आपको 2 बार आज ये दिखा दिया है कि लिसन के साथ में जो प्रपोजिशन आएगा दैट इज़ टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसी टाइप की वीडियो यूज़फुल कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।